जो फॉर्म है या स्टाइल है, उसको हमने हिंदी में ढालने की कोशिश करके कुछ कविताएं बनाई हैं। और आज हम आपके साथ उन कविताओं के साथ अन्य कविताएं भी बांटेंगे। तो कुछ कविता कहें, कहानी कहें, गुनगुनाएं, बतियाएं, कुछ भौंकें, मिमियाएं, चीखें, चिल्लाएं, किसी दोपहर की सर्द खामोशी पर मिलकर भारी पड़ जाएं। अब मैंने यहाँ लिखा दोपहर जरूर है, लेकिन यहाँ कैलिफोर्निया में सुबह के 10 बज रहे हैं। भारत में मेरे ख्याल से रात के 10:30 बज रहे हैं। और संदीप जी जो हमें ईस्ट कोस्ट से ज्वाइन कर रहे हैं, वहां पे दिन का 1 बज रहा है। तो ये लाइनें वास्तव में संदीप जी आपके लिए ज्यादा सही हैं कि आपकी दोपहर पर हम सब मिलके भारी पड़ने वाले हैं। और मेरे साथ आज मेरे को होस्ट हैं ऋत्विक वर्मा। ऋत्विक। Hello everyone, welcome to Bochar, a theme-based monthly program in Hindi, and we extend our warm greetings and welcome all of you. Before we begin our program, we'll quickly go through certain do's and don'ts for a better experience on Zoom. If you appreciate a particular recital, please give us a thumbs up in the chat window, or you can type in comments. If you don't like something, then we would request you to refrain from posting any insulting or derogatory remarks in the chat window. We want to bring people closer together, and we would appreciate your positivity. हमारे कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं संदीप व्यास न्यू जर्सी से, अनुपमा सुरेश भोपाल से, सरस्वती दास कैलिफोर्निया से और लक्ष्मी राव कैलिफोर्निया से। अंशु। धन्यवाद ऋत्विक। और आपके होस्ट है मैं अंशु जौहरी कैलिफोर्निया से, और ऋत्विक भी सैन होजे कैलिफोर्निया से हैं। तो फिर से आप सबको हमारा नमस्कार। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम कविताएं वो पढ़ेंगे जिनमें हम विश्व की अन्य भाषाओं का फॉर्म हिंदी में उसको ढालने की हमने प्रयत्न किया है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे टांका की। टांका जो है एक जापानी कविता का की शैली है। इसमें ये 7वीं 8वीं शताब्दी से हमें देखने को आ रहा है। आप लोग हाइकू के बारे में शायद ज्यादा जानते होंगे। हाइकू भी जापानी शैली है, लेकिन हाइकू में 5 7 5 ऐसे पंक्तियां होती हैं, और सिलेबल का काउंट है, वो मात्रा नहीं कहेंगे, शब्दांश कहेंगे, उसको हम काउंट करते हैं। लेकिन टांका में क्या है कि इसमें जो है 5 पंक्तियां होती है, हाइकू में 3 पंक्तियां होती हैं। तो प्रथम 3 पंक्तियां जो हैं उनको कहते हैं किमोनोकु, और जो अंतिम 2 पंक्तियां होती हैं उनको हम कहते हैं शिमोनोकु। तो जो प्रथम 3 पंक्तियां हैं उनमें जो शब्दांश है वो होते हैं 5 7 5, और अंतिम 2 में होते हैं 7 और 7। अब ये शब्दांश क्या है? प्लीज अगर आप म्यूट कर लें अपने आप को। अगर आप लड़के की नहीं, सतीश की लड़की है ये। अच्छा, हाँ, इसको देखा है। नहीं, वैसे अच्छी नहीं लग रही हूँ। नहीं, मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। आप अपना फोन म्यूट कर लीजिए क्योंकि सब सुनाई दे रहा है, प्लीज। Lokesh, Ritvik, can you please mute if people are talking? Thank you. Okay, so हम कहा थे, तो हम बात कर रहे थे टांका की। तो टांका में 7 पंक्तियां हैं, 5 पंक्तियां हैं, 5 7 5, जिन्हें कुमोनोकु कहते हैं, और अंतिम 2 है शिमोनोकु। और मैं आपके साथ शब्दांश के बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन वो है कि जिन शब्दों के साउंड से बने हैं वो उनको काउंट करते हैं। तो ऋत्विक, आइए आप सबसे पहले हम आपका टांका सुनते हैं, आप पढ़ें। और अगर आप प्रोग्राम है, जबकि इंटरनेशनल प्रोग्राम है, अगर आप Arun, can you go on mute? Arun and Asha, if you can go on mute, please. Thank you. Or I can mute them. Do you know Arun and Asha, how is their? Asha Kiran,
if you can go on mute. Asha, Kiran, I'm unable to mute them. Sorry. Okay, I have muted them. Go ahead. Yes, Okay. ऋत्विक, अपनी कविता, अपना टाका पढ़ें। मेरा टांका जो था वो कहीं खो गया है, तो अंशु आप आगे बढ़िए, मैं बाद में ढूंढते हैं? देखता हूँ अगर हाँ मैं ढूंढ अच्छा, लूंगा। ठीक है। संदीप जी, आप आराम करें, आप अपना टाका पढ़ें। बिल्कुल, absolutely. Thank you, Anshu ji. Let me just share with everyone कि वो जो हमने शैली और जो दूसरी भाषाओं की कविता शैली को जो हमने एक्सपेरिमेंट करा था अंशु जी, it was absolutely amazing. और टाका उसका टाका जो हमने उस दिन लिखा था, तो मैं पढ़ता हूँ सबके सामने कि छोटा सा ही है कि मैं उधेड़ता हूँ सिलाई दर सिलाई, मैं उधेड़ता हूँ सिलाई दर सिलाई अपनी ही सोच को, कोशिश सिर्फ इतनी सी है, खुद को जान लूं पहचान लूं। वाह। तो आप अपना टाका पोस्ट करेंगे, तो इसमें मैं बताऊं कि आप शेयर कर सकते हैं अपना टाका। बिल्कुल अंशु जी। तो इसमें इन्होंने कहा है, मैं इनका टाका लेकर एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा चैट विंडो में। तो अगर आप देखेंगे कि इन्होंने कहा है, पहली लाइन आपकी पंक्ति क्या थी? मैं उधेड़ता हूँ सिलाई दर सिलाई। तो मैं उधेड़ता हूँ, उसमें मैं पहली आवाज हुई, उधेड़ता हूँ, उधेड़, इसमें 2 सिलेबल हुए या 2 शब्दांश हुए, तो उधेड़ता हूँ 1 2 3 4 और 5, और उसके बाद है सिलाई दर सिलाई, सिलाई 3, दर में 1 हुआ तो 4, सिलाई फिर से सिलाई आया तो 6 और ये 7, सिलाई दर सिलाई। तो इस तरह से इन्होंने जो सिलेबल काउंट करके, तो इसमें पहले जो 3 लाइन है उनको किमोनो के कहते हैं, और अंतिम 2 में जो है उसका भाव का जो मतलब आप उसको कैसे कंक्लूड कर रहे हैं वो रहता है। और ये टाका अधिकतर प्रेम की थीम रहती है इसकी। आगे बढ़ते हुए अब हम शाश्वती जी आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपना टाका पढ़ें। Thank you, Anshu ji. So the taka that I am going to recite now is based on child trafficking. So it starts like that. जिन्होंने किया नन्हे खुदा का अपमान, सुनसान रातों में पिलाया फना का जाम, इंसान नहीं हो सकते। वाह, अपना वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कर लें शाश्वती। वेरी नाइस। एक बार फिर पढ़ें। वॉल्यूम मैक्सिमम पे है, चलिए, थोड़ा जोर से। जिन्होंने किया नन्हे खुदा का अपमान, सुनसान रातों में पिलाया फना का जाम, इंसान नहीं हो सकते। और टाका है आपके पास? जी मेरे पास और एक है। हाँ, इरशाद। कैसे गूथू में हंसी लम्हे चुन चुन कर इस दुनिया में, जहां गर्दिशे दर्द के सिवा कहीं कुछ नहीं। वाह, फिर से एक बार। कैसे गूथू में हंसी लम्हे चुन चुन कर इस दुनिया में, जहां गर्दिशे दर्द के सिवा कहीं कुछ नहीं। वेरी गुड, थैंक यू शाश्वती। ऋत्विक, आप लक्ष्मी जी का टाका पढ़ सकते हैं, बिकॉज वो है नहीं यहाँ। जी, मैं हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप लेट आए हैं। चले अपना टाका पढ़े। लक्ष्मी, हेलो, वेलकम। हाय। कीच का कमल, कीचड़ का कमल। आपने तो चेंज किया था अंशु जी। इट इज कीच का कमल में 5 नहीं होंगे, कीचड़ का कमल है ना। ओ अच्छा, चलिए पढ़िए। सॉरी, गो अहेड। कीच का कमल कीचड़ से उड़ना चाहे, आकाश में आजाद, मेंढक कहे सुंदरी, तू पानी की रानी है। वेरी नाइस,
तो ये इन्होंने एक वो है कि जो कीचड़ से का कमल है, समझ आया कीच। एक बार और पढ़ दें लक्ष्मी जी। जी। कीच का कमल कीचड़ से उड़ना चाहे, आकाश में आजाद। वेरी नाइस। मेंढक कहे सुंदरी, तू पानी की रानी है। ओके। ऋत्विक, आपका टाका मिला? नहीं। जी, मैंने लिखा था, गहराई है अब रिश्तों में हमारी पर, दूरी भी तो है एक आवाज की आस पे मात्र जीवित हूं अब। वाह, फिर से। गहराई है अब रिश्तों में हमारी पर, दूरी भी तो है एक आवाज की आस पे मात्र जीवित हूं अब। वाह, वेरी नाइस। तो इसमें अब मैं अपना टाका पढ़ती हूँ। जैसे स्याह रात पर एक चांद उगकर डूबा आज, धुंधलाए तारे झीने मेघों की ले आड़, यूं सोच में तेरा ख्याल। जैसे स्याह रात पर एक चांद उगकर डूबा आज, धुंधलाए तारे झीने मेघों की ले आड़, यूं सोच में तेरा ख्याल। मेरा दूसरा टाका है, बताओ कैसे मैं गूंथूं कविता में, वह पल जो खुद हो कविता सा, तृप्त उन्मुक्त जिसे एक स्वप्न सा जिया। बताओ कैसे मैं गूंथूं कविता में, वह पल जो खुद हो कविता सा, तृप्त उन्मुक्त जिसे एक स्वप्न सा जिया। तो ये टाका बहुत छोटी कविताएं होती हैं और इसमें उन 5 लाइनों में आपको पहले 3 लाइनों में उसका सब्जेक्ट रहता है और उसके विषय, और उसके बाद उसका कंक्लूजन या उसका निचोड़। तो अब हम आगे बढ़ते हुए अनुपमा जी, आप अपनी जो छोटी कविताएं हैं वो हमारे साथ शेयर करें। अनुपमा। हाँ, कुछ कविताएं हैं, 2 3 4 शायद। तो पहली कविता है, अनुपमा जी, अभी छोटी वाली कविताएं हम फिर ऐसे रोटेट करके फिर आएंगे, तो जो छोटी वाली कविताएं पहली और दूसरी। बिल्कुल। तो सबसे छोटी जो कविता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बौछार में पहली बार। सबसे पहले छोटी जो कविता है, पहले वही पढ़ देती हूँ, सबसे छोटी। हाँ, श्योर। मैं किस कमरे में सोऊं, मैं किस कमरे में सोऊं, मैं किस करवट सोऊं, क्या फर्क पड़ता है वैसे भी अब हमारे बीच खर्राटों का गहरा फासला है। क्या फर्क पड़ता है वैसे भी अब हमारे बीच खर्राटों का गहरा फासला है। सुनो, मुझे उठा देना, अब गहरी नींद से डर लगने लगा है। वाह। सुनो, मुझे उठा देना, अब गहरी नींद से डर लगने लगा है। वाह वाह। और वो जो दूसरी छोटी कविता थी वो भी, ये इससे भी थोड़ी छोटी है, एक लाइन। उनीदी धरती सोता आकाश सब बच्चे हैं, उनीदी धरती सोता आकाश सब बच्चे हैं। सुबह के स्कूल की तैयारी के लिए मैं मेरे अंदर उन्हें थोड़ा और सोने देना चाहती हूँ। बाहर बहुत कचकच मची है। वाह, धन्यवाद धन्यवाद, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो अब इन छोटी कविताओं से अब हम बढ़ते हैं दूसरी कविता के फॉर्म की तरफ, जिसे कहते हैं सस्तीना। सस्तीना जो है ये फ्रेंच भाषा से है और ये अर्नो डैनियल ने 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी सबसे पहले। उसके बाद ये शैली इटली पहुंची, तो आप अब फिर इटालियन कविताओं में आपने सस्तीना को देखा। ये अंग्रेजी में भी मौजूद है। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ, जो मैंने इस पे थोड़ा सा बनाया था। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और as soon as I can screen, okay, share। सब देख पा रहे हैं?
जी। तो हम बात करेंगे सस्तीना की। तो ये सस्तीना में ये देखें कि इसमें क्या होता है कि इसमें 6 स्टैंजाज होते हैं, मतलब, और 6 स्टैंजा से ये यहाँ पे 6 स्टैंजा होते हैं और हर स्टैंजा में 6 पंक्तियां होती हैं, और उनके बाद एनवॉय, जो अंतिम 3 पंक्तियां हैं उनको एनवॉय कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं क ख ग घ, ये हर स्टैंजा की आखिरी जो पंक्तियां हैं उनका आखिरी शब्द है, और ये जो 6 स्टैंजा में है ये आखिरी शब्द वही रहते हैं, पर वो साइकिल से चलते हैं कि पहली वाली में क ख ग घ घ च झ है तो दूसरी वाली में वही आखिरी शब्द इस तरह से रोटेट करेंगे। तो 6 पंक्तियों में जो अंतिम शब्द है वो इन सारी में सेम रहता है, एक रहता है, और जो आखिरी का एनवॉय है उसको जो है इस तरह से अंत होना चाहिए कि उनका अंतिम शब्द या तो क ग च हो या च ग क। तो अब हम जो आपके साथ सस्तीना पढ़ेंगे ये हम लोगों ने सबने मिलके लिखी है जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम सब अपना अपना सस्तीना का भाग पढ़ेंगे और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले सस्तीना में जो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे शब्द हैं वो थे, ऋत्विक आपके पास है जो हमारे आखिरी के शब्द हैं वो हम इन पे टाइप कर देते हैं। तो हमारे जो शब्द हमने चुने थे वो है ख्वाब, दास्तान, अरमान, जिंदगी, सितारे और पहलू। तो ये जो शब्द हैं आखिरी के हैं और ये हर स्टैंजा जो है इन्हीं पे उस साइकिल में खत्म होता है। तो आइए सस्तीना का आरंभ करें, संदीप जी। शुक्रिया अंशु जी। ये रात, तो पहला स्टैंजा, ये रात गहराई है समेटे है कुछ ख्वाब, लिए कुछ पल की कभी सदियों पुरानी दास्तान, वो जो दिल में धड़कते थे तब भी धड़कते हैं अब भी वही अरमान, बहुत सी उम्रें बीती चलो बीती एक और जिंदगी, मैं लिखूंगा फिर से ढूंढ कर आसमान में सितारे, कि पूरे करने हैं वो अधूरे ख्वाब जो लिखे थे बैठ कभी तुम्हारे पहलू। शाश्वती। थैंक यू अंशु जी। मेरे बेले पे ना आप लोग पढ़ते चाहें, रुके नहीं। आई विल नॉट इंटरप्ट बिकॉज उससे कविता के उसमें खलल पड़ता है। आप पढ़ें। एक ख्वाहिश आके गिरी थी मेरे पहलू, कि वो मेरे अस्त व्यस्त जिंदगी का एक पोशीदा ख्वाब, हजारों ऐसे ख्वाब टूटे मेरे जैसे टूटे हुए सितारे, हर सितारों की थी अपनी अपनी दास्तान, उन्हीं दास्तानों को संजोती गुजर गई ये जिंदगी, रह गया तन्हा बस मेरा वो अरमान। संजो कर रखे थे दिल में हमने कई अरमान, आंखों में हो तेरी सूरत तेरी जुल्फें तेरा पहलू, पर बड़ी मोहल्लिक चीज है ये चीज जिंदगी, खा जाती है कई ख्वाहिशें हसरतें और ख्वाब, छोड़ जाती है पीछे एक बेनूर अधूरी दास्तान, कई टूट बन जाते हैं टिमटिमाते सितारे। लक्ष्मी है क्या? कैन यू प्लीज नॉट वेट, जस्ट रीड प्लीज। ओके, मैं पढ़ती हूँ अगर लक्ष्मी नहीं है। कभी आंखों को मूंद कर खोज लो कल्पना में सितारे, धरती से सूरज पार जाने के अरमान, क्या खूब रहेगी ऐसी हमारी दास्तान, सितारों से भी ज्यादा प्यारे मुझे तुम्हारे व्यक्तित्व के पहलू, पर सितारों से भी दूर लगता है तुम्हारे और जाने के ये ख्वाब, और यूं ही कहो आंखों को, और यूं ही आंखों को मूंदे मूंदे ही बीत जाएगी शायद ये जिंदगी। ये लक्ष्मी जी ने लिखी थी ये वाली 6 लाइनें, और अब जो मैं पढ़ रही हूँ वो मेरी 6 लाइन 2 बार मैंने मतलब जो लिखे हैं 2 स्टैंजाज लिखे हैं 6 लाइन के और एनवॉय। तो ध्यान रहे कि जो अंतिम शब्द है वो है जिंदगी, सितारे, अरमान, पहलू और दास्तान और ख्वाब। तो बहुत सी सिलवटों को ओढ़ खड़ी है जिंदगी, पर आंखों के अंतरिक्ष में अब भी जगमगा रहे हैं
अब भी जगमग सितारे, जिनसे रोशन है जंगलों में रास्ते खुरचने के छुपे अरमान। उन्हें नहीं चाहिए दीवारों से बना घर, नहीं समझना दायरों का हर पहलू। जो पहाड़ों से उतरकर खो जाती है जंगलों में, बनना है उस नदी की दास्तान। क्यों जरूरी हो कि मुकम्मल हो हर दास्तान, कि नुमाइशी मकसदों से भरी हो जिंदगी, और किसी पाने से बंधा हो खो देने का कोई पहलू। क्यों ढूंढना अंधेरे आसमान में सितारे, जबकि घने अंधेरे को होना चाहिए क्षीण सितारों का अरमान। क्यों पीछे भागना इनके ठस तन्हाई से भरे होते हैं, ऊंचे शिखरों पर जीते ख्वाब। अजीब अजीब सी है हमारी तुम्हारी दास्तान, अजीब सी है हमारी तुम्हारी दास्तान, न तुम्हारी हकीकत मेरी न तुम्हारा ख्वाब। पर जिंदगी की राह में टस से मस नहीं होता ये अड़ियल सा अरमान, कि किसी रात के पहलू में मचलती नदी किनारे तुम उतरो चांद बन और मेरे आंचल में खिले सितारे। तो ये जो थी हमारी Can I please ask you to mute yourself if you are not speaking? Otherwise, Ritvik, can you please see who's? I can't check here. कौन? अनीता जी अगर म्यूट पे चले जाएं प्लीज। अनीता दुबे। Yeah, I can see. Yeah, thank you, Ritvik. Okay. तो इस कार्यक्रम को अगर इंटरप्शन होता है तो कविता पढ़ने में और सुनने वालों दोनों को डिस्टरबेंस होता है, तो प्लीज अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो अपने आप को म्यूट कर लें। अगर कविता के कार्यक्रम से संबंधित कोई आप वाह या वो लिखना चाहें या बोलना चाहें वो ठीक है, लेकिन एनी आउटसाइड नॉइज इट इंटरफियर्स, सो प्लीज। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका राकेश जी, धन्यवाद। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अनुपमा जी आपकी एक कविता को और चखा जाए। चलिए ठीक है। एक छोटी कविता है, लंबी नहीं है। कमरे की मेज पर हवा के झोंकों से फड़फड़ाते कागज सा उसका मन। कमरे की मेज पर हवा के झोंकों से फड़फड़ाते कागज सा उसका मन। शिथिल पड़े शरीर के बीच में से अचानक उगाई जलकुंभी सा जो फैलाती जाती जाल। हरियाली के भ्रम सा, जलकुंभी सा जो फैलाती जाती जाल। हरियाली के भ्रम सा शरीर अपना पानी पर विशाल। अमीबा भी तो आहार को जकड़ने के लिए बदलता रहता है अपना शरीर का जब चाहे आकार। ऐसे में शरीर का होना मात्र एक भ्रम है और उससे जुड़ी इच्छाएं जलकुंभी। फैल जाएगी अगर जलकुंभी तो फिर कैसे और कौन करेगा सफाई, और क्या जड़ से काट पाएगा उसे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। मुझे ये जलकुंभी और जो आपने अमीबा का बिंब चुना वो बहुत बहुत मुझे अंदर तक छू गया, उसका जो कंपैरिजन आपने अपनी कविता में लिया था, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम आग्रह करेंगे ऋत्विक, आप जो आपने कविता जो भेजी थी एक एक्सपेरिमेंटल पोएट्री, या उसको हम बाद में ले लेते हैं, पहले हम पेंटूम की बात करते हैं। सॉरी ऋत्विक। नो वरीज। हाँ, तो जो पेंटूम फॉर्म है, पेंटूम जो है वो मलेशिया से आया है और इसमें जो है 4 पंक्तियां होती हैं, उसका एक स्टैंजा होता है, उसको हम कहते हैं क्वाट्रेन। तो जो क्वाट्रेन से बना होता है और हर क्वाट्रेन में 4 पंक्तियां होती हैं, और जो अंतिम जो इसका ये है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि जो दूसरी और चौथी पंक्ति है वो अगले स्टैंजा की प्रथम पंक्ति बनती है। तो ये इसका जो फॉर्म है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आप देखेंगे कि अगर हम माने कि ये जो BEDEF या ये ABCD अगर पहला स्टैंजा है, तो जो अगला स्टैंजा है उसकी पहली
पंक्ति होगी बी और तीसरी पंक्ति होगी डी, जो कि पहले वाले की दूसरी, और ये बी डी, और ये जो नई पंक्तियां आई हैं इसमें। और फिर अगला स्टैंजा आया, उसमें जो है ये ई इसकी पहली पंक्ति है और ये जो एफ है ये इसकी तीसरी पंक्ति है। और जो आखिरी का क्वार्टरेन है उसमें क्या होता है कि जो ये दूसरी बनी पहली और ये जो सबसे पहली वाली की तीसरी है वो दूसरी बनती है, ये यहाँ से आई, और सबसे पहले वाली की जो पहली पंक्ति है उसी पे ये खत्म हो जाता है। तो ये है कि हर पंक्ति के अलग अलग क्वार्टरेन में एक नए भावों के साथ उसी पंक्ति को आप कैसे थोड़ा सा चेंज करके एक नए भाव को इंट्रोड्यूस करते हैं कविता में, ये उसके बारे में बात करते हैं। तो किसी के पास है क्वार्टरेन शेयर करने के लिए? अगर किसी ने लिखा है, किसी ने नहीं लिखा, तो मैं अपना क्वार्टरेन पढ़ती हूँ और ये इस तरह से जाता है। एक मुट्ठी हौसला, एक मुट्ठी हौसला, बेकार है बेजुबान कोशिशों की दरकार, ये न करके वो करते तो क्या होता। हर संभावना का विश्लेषण, ये राह जो जंगल से जाती, ये मोर जो यूं न मुड़ता, उस ख्वाब को वह लामहा रात की जगह जो सुबह की धूप में पिरोता, या बस जहां पहुंचना था वह तय है, हम कोई भी पकड़ते रास्ता वो इसी मंजिल से जुड़ता। अब दूसरी क्वार्टरेन, उसमें मैं दूसरी पंक्ति को पहली बनाती हूँ। हर संभावना का विश्लेषण, ये राह जो जंगल से न जाती, ये मोड़ जो यूं मुड़ता, जंगल की आग से बचकर भागते तो किसी जलते हुए मरुस्थल में झुलसना होता। जहां पहुंचना था वह तय था, हम कोई भी पकड़ते रास्ता वो इसी मंजिल से जुड़ता। यदि इस प्यास का प्रारब्ध था, यदि इस प्यास का प्रारब्ध था, तो साथ जो बहती नदी भी उसमें भी विष का उरसना होता। जंगल की आग से बचकर भागते तो कहीं जलते हुए मरुस्थल में झुलसना होता। रेतों की मरीचिकाओं से बहलाते एक निरंतर प्यास को छलना पड़ता। और जो प्यास का प्रारब्ध ही था, तो साथ बहती नदी में भी विष का उरसना होता। ये जो मेरे हिस्से का दर्द है, ये जो मेरे हिस्से का दर्द है, उससे उबार था ही नहीं, इसे साथ लेकर ही चलना पड़ता। रेतों की मरीचिकाओं में एक निरंतर प्यास को न छलना पड़ता, जो उस ख्वाब को वह लम्हा अंधेरी रात की जगह सुबह की धूप में पिरोता। मगर जो ये मेरे हिस्से का दर्द है, इससे उबार नहीं, इसे तो साथ लेकर ही चलना पड़ता। एक मुट्ठी हौसला, बेजुबान कोशिशें, बेकार की दरकार, सब ये ना करके वो जो करते तो भी कोई फर्क ना होता। शुक्रिया। तो ये पेंटूम का फॉर्म था। थैंक यू। और ऋत्विक, आपकी जो एक एक्सपेरिमेंटल पोएम आपने मेरे साथ शेयर की थी, आप वो अब सुना दें हमें। जी, उसका टाइटल था शायद अश्रु पलकों पर। वो अगर आप शेयर करना चाहें, उसका जो लेआउट है, क्योंकि उसमें काफी खूबसूरती है कि मुझे जब इन्होंने वो कविता बताई तो जिस तरह से लिखी है कि आप कोई भी राह पकड़े आपको एक नई कविता दिखाई देती है। तो उसमें एक कविता में कई कई कविताएं छुपी हैं। ऋत्विक जी, मैं वो शेयर कर सकता हूँ। मैं कॉपी करके शेयर कर रहा हूँ। चैट पे डाल दिया है। और अच्छा, आपने चैट पे डाला है? हाँ, ठीक है जी, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। अश्रु पलकों से न मुझको देख ऐसे, देख ऐसे, नेत्र तेरे मेघ मेरे अम्ल बरसे मोह जैसे। अश्रु पलकों से न मुझको देख ऐसे, देख ऐसे, नेत्र तेरे मेघ मेरे अम्ल बरसे मोह जैसे। ध्वस्त होता हूं मैं भीतर, ध्वस्त होते कोह जैसे। मौन होकर होंठ तेरे पूछते हैं प्रश्न मुझसे, मौन होकर होंठ तेरे पूछते हैं प्रश्न मुझसे। जड़ हुआ मैं हूं निरुत्तर, जो है भीतर बोलूं कैसे।
अश्रु पलकों से न मुझको देखे ऐसे, देखे ऐसे। वेरी नाइस। ऋत्विक, आपने जो मेरे को लेआउट भेजा था ना, जिस तरह से आपने उसको लिखा था, एक वो मैं चाह रही थी आप शेयर कर दें, बिकॉज ये तो आपने एक पूरी कविता पढ़ी है, लेकिन उसमें जैसे मैं जाऊं अगर अश्रु पलकों से न मुझको देख ऐसे ध्वस्त होता हूं मैं भीतर, ध्वस्त होते को कैसे, तो वो एक अलग कविता बन जाती है। अगर मैं तो वो लेआउट मुझे उसकी अच्छा, हाँ वो मैं चाह रही थी कि आप शेयर करें। फिर अगर मैं उस दूसरे लेआउट पे जाती हूँ तो नेह तेरे मेघ मेरे अमल बरसे मोह जैसे, मौन होकर, वो एक अलग कविता बन जाती है। तो ऐसे था। मैं अब अपने वीडियो में मैंने वो शेयर किया हुआ है, अब पता नहीं कितने लोग देख पा रहे हैं। हाँ, पर मैंने इस तरह से लिखा हुआ था। हाँ, तो आप ये देखें कि अगर आप ये वाली लाइन देखें, अश्रु पलकों से न मुझको देख ऐसे ध्वस्त होता हूं मैं भीतर, ध्वस्त होते को जैसे, जड़ हुआ मैं हूं निरुत्तर, जो है भीतर बोलूं कैसे, ये एक लाइन, ये एक कविता। फिर यहाँ से अगर आप जाएं, नेत्र तेरे मेघ मेरे अम्ल बरसे मोह जैसे, मौन होकर होठ तेरे पूछते हैं प्रश्न मुझसे, अश्रु पलकों से न मुझको देख ऐसे। और अगर आप इसको अश्रु पलकों से शुरू करके ऐसे जाते हैं जैसे कि अभी ऋत्विक ने पढ़ी, तो ये एक पूरी की पूरी तीसरी कविता हो जाती है। तो इस एक कविता में आप देखेंगे कि जो है 3 कविताएं उन्होंने इस तरह से लिखा है कि आप किसी भी ऑर्डर में उसको पढ़ें, वो कविता कनेक्ट करती है एक दूसरे से, एक स्टैंजा को दूसरे स्टैंजा से। बहुत बहुत धन्यवाद ऋत्विक, थैंक यू। शुक्रिया। संदीप जी, आप अपनी अब कविताएं हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया अंशु जी। तो मैं अपनी एक कविता पढ़ता हूँ अभी, और समय के रहते अगर वक्त हुआ तो फिर एक और पढ़ेंगे बाद में। ठीक है। तो अभी एक कविता है मेरी, जो मैंने काफ़ी समय पहले लिखी थी अंशु जी, गुजरता शहर। और इस कविता के मायने को हम सब किसी न किसी तरह से समझ सकते हैं, बिकॉज हम लोग जो यहाँ पर बाहर रहते हैं, अपने देश से बाहर हैं, जब कभी लौट कर अपने घर जाते हैं तो अपना घर को, अपने शहर को बदला सा महसूस करते हैं। शहर के दायरे बढ़ चुके होते हैं, और कुछ लोग कुछ चेहरे जिनको हम पहचानते थे वो अब नहीं रहे हैं। कुछ जो मकान थे वो तोड़कर अब वहाँ पर अट्टालिकाएं बना दी गई हैं। तो शहर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, बदल रहा है। तो जब मैं अपने शहर गया काफ़ी समय के बाद, तो ये ख्याल आया, और काफ़ी जब अपने लोगों को जाते देखा जिनके साथ बड़े हुए थे, तो मन में कहीं एक उद्गार उठा और उससे एक कविता निकली कि गुजरता शहर। कल रात गुजरते शहर से गुजरा था मैं। कल रात गुजरते शहर से गुजरा था मैं। रास्तों को पहचानता हूं मैं, इस सोए शहर को जानता हूं मैं। दिन में गुजरना अब मुश्किल है, दिन में गुजरना अब मुश्किल है, इसलिए चांदनी छानता हूं मैं। वाह 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 वाह। दिन में गुजरना मुश्किल है, इसलिए चांदनी छानता हूं मैं। ये दिन का बूढ़ा शहर बड़ा कमजोर हो चुका है। ये दिन का बूढ़ा शहर बड़ा कमजोर हो चुका है। जवान बनने की ख्वाहिश में हर रोज एक बुढ़ापा निगल लेता है। रात में मिलता हूं अकेले में, ताकि पूछ सकूं क्या तू भी स्याह में ही निकलता है। बचपन जहां गुजरा मेरा, क्या 4 कंधों का बीड़ा वहीं से ढलता है। टूटी सड़क के किनारे, सूखे दरख्त के नीचे, हम हर रोज यही बातें करते हैं। तो ये जो मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, मैं अपने शहर से बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो लोग जा चुके हैं। कि टूटी सड़क के किनारे, सूखे दरख्त के नीचे, हम हर रोज यही बातें करते हैं। एक रोज कुल्हाड़ी लेकर आया था कोई, शायद फिर कोई शहर गुजर गया कहीं। वाह वाह वाह। किसी सड़क से गुजरा था शायद, ठूंठ के पास पड़े मुरझाए फूलों से रात का पता पूछ रहा था कोई। इस शहर को जानता हूं मैं, यहीं से गुजरा हूं,
इन रास्तों को पहचानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी। बहुत बढ़िया, बहुत आभार। और शाश्वती जी, आप पढ़ें। जरूर, थैंक यू। धीरे धीरे, यूं तो जीने की तमन्ना हर किसी को होती है, दुनिया से विश्वास मिटता है धीरे धीरे। रिश्ते तो पल भर में ही बन जाते हैं, रिश्तों में दरार पड़ती है धीरे धीरे। तूफानों को तो हर वृक्ष झेल लेते हैं, दीमक करती है उसे खोखला धीरे धीरे। अचानक से कोई मुल्क टूट नहीं जाता, लोगों में दूरियां पनपती है धीरे धीरे। इन धीमी धीमी चीजों से ही डर लगता है मुझे, जो दबे पांव आता है कहीं दिखाई नहीं देता। दरार बढ़ती जाती है, सब कुछ शून्य कर देती है धीरे धीरे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। अनुपमा जी, आप अपनी एक और कविता पढ़ें। एक्सपेरिमेंटल पोइट्री पे बात हो रही थी, तो इसीलिए इसको मैंने चुना था, ये मानते हुए कि थोड़ा सा मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म के टर्म्स में भी मैंने इस कविता को चुना था। किसी के पत्तों से झरते मन को पूरा पढ़ लेना, किसी के पत्तों से झरते मन को पूरा पढ़ लेना, पढ़कर भी उस पर रीझने से बचना, फिर कंप्यूटर पर अपने ही गाए गाने के बेसुरेपन को छांट छांट कर सुर और ताल में बिठाना, एक चुस्की ब्लैक कॉफी के बीच रटे रटाए पाठ की तरह लेब्राडोर और ऑल्सेशियन के बालों में उंगली घुमाते हुए 5 सितारा होटल की तरह बड़ी होती दिखती चमकती, 5 सितारा होटल की तरह बड़ी होती दिखती चमकती इस जिंदगी पर गर्व कर लेना, एक बड़े फैशन हाउस से ब्रांडेड खादी की खास इसी मकसद से खरीदी गई पोशाक पहनकर अंतरराष्ट्रीय पटल पर वैश्विक गरीबी की एक गहरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए उसी 5 सितारा होटल जाकर देर रात तक चर्चा और कॉकटेल पार्टी के नशे में धुत घर लौटना, और ट्रैफिक लाइट पर भीख मांगते बच्चों की आंखों को अनदेखा कर और ट्रैफिक लाइट पर भीख मांगते बच्चों की आंखों को अनदेखा कर उन्हीं पर दूसरे दिन एक कहानी लिखकर अपने कुछ न किए पर अफसोस न कर, अपने कुछ न किए पर अफसोस न कर उस कृत्य से भी उड़न हो जाना, फिर अंतरराष्ट्रीय पत्रिका में उसी कहानी को छपवाकर, फिर अंतरराष्ट्रीय पत्रिका में उसी कहानी को छपवाकर उसी की न्यूज को इंस्टा, एफबी, व्हाट्सएप, यहाँ तक कि ट्विटर पर भी लिंक शेयर कर गरीबी के वास्ते धन्य हो जाना। बस इतनी ही कहानी, बस इतनी ही कहानी होती है एक सफल आदमी की। आप उस कहानी में यदि नहीं पाए जाते तो कोई हर्ज नहीं, आप उस कहानी में नहीं पाए जाते तो कोई हर्ज नहीं, हम तो सिर्फ कहानी की बात कर रहे हैं। उपन्यास का कथानक तो अभी पूरा का पूरा खाली पड़ा है। इसमें एक सफल व्यक्ति का न सही, एक नामी व्यक्ति का दर्जा हासिल कर सकते हो। हालांकि रुको रुको एक मिनट, फिलहाल यहाँ पर भी सुना है बड़े कवियों, बड़े नाटककारों, बड़े लेखकों, यहाँ तक कि बड़े कहानीकारों की भीड़ धीरे धीरे जुटने लगी है। जल्दी से तुम भी अपना नंबर लगवा लो कि अब हर कोई महान बनना चाहता है। इस एक मिली जिंदगी में एक फॉर्मूले सा तयशुदा सारे वही वही काम करना चाहता है जिससे या तो कामयाब आदमी बना जा सके या महानता का कोई खिताब जीता जा सके। और हम जानबूझकर न खुद के मन को पढ़े न उसके ही झरते मन को पढ़कर भी न पढ़ने का स्वांग करते रहे। वाह वाह, बस इतनी ही कहानी है। बहुत खूब। मुझे अच्छा लगा कि आपने जो एक आज की सच्चाई है उसे एक बड़े सकारात्मक ढंग से, और इसमें सरकाज़म भी था, और अक्सर यही देखने को होता है कि हम एक्टिव नहीं हैं लेकिन फिर भी एक्टिविज्म का ढोंग कर रहे हैं, आई थिंक इन अ वे। तो बहुत बहुत आभार, हाँ, बहुत बहुत आभार शेयर करने के लिए।
और अब मैं अपनी एक और सस्तीना पढ़ूंगी, और इसमें सस्तीना लंबी कविता है, तो आई होप आप लोग को मैं बांध के रख सकूंगी, कोशिश करूंगी। तो इसमें जैसा कि मैंने कहा कि सस्तीना में आखिरी के शब्द हमेशा चेंज होते हैं, मतलब वही रहते हैं, सॉरी, हर स्टैंजा में, लेकिन स्टैंजा का जो भाव है वो बदल जाता है। तो इस जो कविता में है, जो आखिरी के शब्द हमेशा जो आप रिपीट देखेंगे पर एक सर्टेन ऑर्डर में, वो है दुनिया, खिड़की, कोना, ख्वाहिशें, फर्श पर और निशान। तो इस तरह शुरू होती है। कमरे भर की मेरी दुनिया, आसमान की ओर खुलती खिड़की, खाली एक उदासीन कोना, दीवारों पर टंगी कुछ ख्वाहिशें, हकीकत से ऊब बिखर गई फर्श पर, पीछे छोड़ पुष्पिन और कीलों के निशान, पीछे छोड़ पुष्पिन और कीलों के निशान। इंतजार में दीवार की भरेंगे उसके भी निशान, बदलेगा वक्त, बदलेगी उसकी भी दुनिया, सांस लेने लगेगा एक निर्जीव सपना पड़े पड़े फर्श पर। शायद रफू कर दे कोई, लगा दे पैबंद सी खिड़की, फिर दो कमरे की कुछ सांझी सी ख्वाहिशें, रंग दे मिलकर मेरा तुम्हारा हर बदरंग कोना। बाहर की धूप चमचमाता दिखावटी कोना, बाहर की धूप चमचमाता दिखावटी कोना, ढांप कर अंदरूनी अंधेरों से चोटों के निशान। एक कमरा, एक आंगन, एक खुला जंगल होने की ख्वाहिशें, आकुल विवशताओं के तालों में बंद की गई दुनिया। हवाओं में जब खड़खड़ाती उसके सीने में दबी खिड़की, तब नहीं छुपा पाता वह धूल का महीन लिबास दिखावटी फर्श पर। अलग भाव है अब आगे की में। फिसलन तमाम फैली है फर्श पर, फिसलन तमाम फैली है फर्श पर, सीलन भरा फफूंदी कोना, मकड़ी के जालों से भरी सालों से बंद खिड़की। दीवारें, उन पर जहां तहां पुराने खुरचे पेंट के निशान, चलती है मशीन सी, चलती है मशीन सी जिंदगी और मौत से बेखबर दुनिया। सो चुन दिया था यहीं पर मरी नहीं, अब भी सांस ले रही हैं बूढ़ी ख्वाहिशें। रखना संभाल कर नाजुक है मेरी ख्वाहिशें, न चूर चूर हो जाएं गिरकर पथरीले फर्श पर। हो जाए कभी अनाथ बेघर ये, या इन पर उंगली उठाए जो ये दुनिया, तो देना अपने प्यार की छांव में एक छोटा सा कोना, कि न वक्त की किताब में होगी इनकी कहानी, न होगा कोई निशान, कि न वक्त की किताब में होगी इनकी कहानी, न होगा कोई निशान। तुम्हारे मेरे बीच कुछ नहीं, सिर्फ कुछ नाजुक ख्वाहिशों की एक पारदर्शी खिड़की। हवाओं से कठखेलियां खेलते पर्दे और मुस्कुराती खिड़की, इसमें अलग भाव है। हवाओं से खेलते पर्दे और मुस्कुराती खिड़की, फुर्र फुर्र पर्दों की उड़ जाने की ख्वाहिशें, कहीं रोशनी में बेनकाब न हो जाए तुम्हारी बातों के निशान, जो नरम फूलों से बिखरे हैं सख्त फर्श पर, जिनकी सोच की रोशनी से जगमग हर कोना, और इन कोनों की अनमनस्क एकाकी दुनिया। और ये जो आखिरी की 3 लाइन है, इनको एनवॉय कहते हैं, जिसमें एक सर्टेन ऑर्डर में केवल 3 शब्द होते हैं, लेकिन पूरे 6 शब्द उस पहली लाइनों में होने चाहिए। तो 3 लाइनों में सारे शब्द आपको सुनाई देंगे। इंद्रधनुषी ख्वाहिशें, इंद्रधनुषी ख्वाहिशें यूं थिरकती रहें आसमानी फर्श पर, कि जब घिरे रात आशाओं के जो धुंधले पड़े निशान, तब एक बीता मंजर, एक छूटा कोना, कुछ बूंद उजाले विगत की खिड़की के रास्ते रोशन कर जाए तुम्हारी दुनिया। धन्यवाद। तो ये फिर से ये सस्टीना थी, और सस्टीना में
6 स्टैंजा थे, 6 स्टैंजा में 6 पंक्तियां थी और हर पंक्ति को उन्हीं 6 शब्दों पर अंत होना था, एक सर्टेन ऑर्डर में चेंज होता रहता था। भाव सिस्टीना में चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो शब्द है वो उनको वैसे ही अंत उस ऑर्डर में जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है लिखना, बिकॉज इतना लंबा लिखना होता है। तो इसे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी संदीप जी, आपकी अगली पोयम भी हम सुन लेते हैं, समय है हमारे पास। शुक्रिया अंशु जी। एक छोटी सी कविता एक और इस कविता का भाव यह है कि एक जो कवि है, हम सब लोग जो लिखते हैं स्ट्रगल करते हैं कि कभी न कभी कहीं कोई बीज प्रस्फुटित होता है हमारे मन के अंतर्मन में, और फिर हम उसको खो देते हैं, और फिर हम स्ट्रगल करते हैं कि उस थॉट को वापस कैसे लेकर आएं और उस पर कैसे कविता लिखें, कैसे नज्म लिखें। तो उस भाव पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है कि ये रात जल रही है, समंदर थोड़ा सिसक रहा है, थोड़ा सिमट रहा है। ये रात जल रही है, समंदर थोड़ा सिसक रहा है, थोड़ा सिमट रहा है। जलते अलाव की गर्मी में कुछ ख्वाब सेक रहा हूं मैं। तुम ऐसे ही एक ख्वाब से उतरी, मेरी आंखों में ठहर गई। तुम ऐसे ही एक ख्वाब से उतरी, मेरी आंखों में ठहर गई। तो वो नज्म की बात है कि वो नज्म उतरी, थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर वापस से फुर हो गई। तुम ऐसे ही एक ख्वाब से उतरी, मेरी आंखों में ठहर गई। रात भर चांद का लिहाफ ओढ़े, सफेद चादर में लेटी रही। मैं रात भर डायरी के सफेद पन्ने पलटता रहा, ढूंढता रहा तुम्हें। मैं रात भर डायरी के सफेद पन्ने पलटता रहा, ढूंढता रहा तुम्हें। स्याही सूखती रही, कलम टूटती रही। स्याही सूखती रही, कलम टूटती रही। तुम क्यों नहीं आती हो? कब चली जाती हो? ये रात जल रही है, समंदर थोड़ा सिसक रहा है, थोड़ा सिमट रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऋत्विक, आपके पास एक प्रयोगात्मक कविता है। जी, कविता मैंने एक मूवी देख रहा था मैं, उसमें एक सीन आया जिसमें एक एक्टर डांस कर रहा है और वो खो गया बिल्कुल, जैसे फ्लो में चले जाते हैं लोग एक किसी क्रिया को करते हुए। तो मैंने उस डांस के उस मेंटल स्टेट पे एक कविता लिखी कि जिसको मैंने डांस को एज अ मेटाफोर लिया है यहाँ पे, पर इस तरह से लिखी है कि इसको रैप भी किया जा सकता है, इसको गाया भी जा सकता है, इस पे डांस भी किया जा सकता है। तो इसका जो मीटर है वो बहुत छोटा है और बीट के ऊपर है, तो इसलिए मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ शेयर करना। और कविता का शीर्षक है नाच। नाच, तू नाच, बस नाच। तन को गढ़ के, मन को मढ़ के, नदियों जैसे गिर के चढ़ के, हठ में गढ़ के, रगड़ झगड़ के, तूफान जैसे आगे बढ़ के नाच। तू नाच। सांस की फुंकार के, कर्कश कंठ चित्कार लगा के, जोश डाल के, दंभ पाल के, का संच डाल के नाच, बस नाच। वन उपवन बीहड़ वीरान, पर्वत पानी रेगिस्तान, रण मैदान खनन खदान, कोई भूमि कोई स्थान नाच। तू नाच। साल महीने भूल भाल के, सारे बंधन तोड़ काल के, काम टाल के, जगत जाल के, बिन सुर सरगम बिना ताल के नाच, बस नाच। कोई रोके कोई टोके, रोए गाए पागल होके, कोई आए कोई जाए, ताने मारे दोष गिनाए नाच। तू नाच, बस नाच। द्युत तरंग सा तन मलंग सा, श्वेत श्याम में लाल रंग सा, चमके दमके पूरा रम के, उन्मादी सा पागल बन के नाच। तू नाच, बस नाच। बहुत बढ़िया, नाचे क्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंशु जी थोड़ा सा लिबर्टी लूंगा बोलने की, बट दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, totally loved it. Yes. And it was so rhythmic and it was so amazing कि ऐसा लग रहा था कि वाकई में we should stand up and just dance. Thank you so much, Ritik. This was so amazing. और मुझे लग रहा था कि मैं इस पे ताल दे दूं, you know, it was so catchy. Exactly. Very nice.
लक्ष्मी बहुत सुंदर। यदि आपकी अनुमति है तो एक हाथ मैं थोड़ा सुनाना चाहूंगी। ये कौन है वातावरण ये? को देखिए, मैं अनीता दुबे बोल रही हूँ जी। हेलो अनीता जी, अनीता जी, बिल्कुल मैं आप असल में हम लोग छोटी पहले सी से प्री छोटी सिलेक्ट सी। करते हैं इसमें। हाँ, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन अभी जो आप लोग की कविताएं सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा जो, हालांकि मैं ऐसे हूँ बेसिकली साइंस की प्रोफेसर हूँ, लेकिन मुझे क्या थोड़ा सा आसपास के वातावरण को अपन देखते हैं या जैसे भी अपने आसपास जो भी बीतता है उसको देखते हुए जो महसूस करते हैं उसी को कविता के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये मुझे मालूम नहीं था, अनुपमा जी ने मुझे जोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे लिंक भेजी थी हाँ तो जी। मैंने इसे ज्वाइन किया है जी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का। तो यदि समय मिलेगा तो दीजिएगा अवसर, है ना। मैं हाँ, आपसे केवल कितनी बताना लंबी है चाहती आपकी हूँ, कविता? नहीं ऐसे ही छोटी सी है वो। एक्चुअल में क्या है, जैसे मैं कि अपने आसपास के वातावरण को देखते हुए जो मैंने कभी लिखा था, जब आज से 1.5-2 साल पहले लिखा था, वो कविता थी। तो वो अक्सर मैं सुनाती हूँ, जैसे पर्यावरण अपना रहता है, जैसे अभी इन्होंने सुनाया नाच नाच का, जो बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ। सो इसी तरीके से मैं कुछ राग पे आधारित, मतलब अपने हिसाब से गीत जैसा प्रस्तुत करती हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ी अनुमति लेनी थी आपसे, यदि तो आप अगर वो अनुमति गीत देंगे। है तो मेरे को लगता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, पर हम हर महीने हाँ, वो ये, अगर अगर बिल्कुल आपकी बिल्कुल। कविता 2-3 मिनट में खत्म हो जाए तो पढ़ दें। हाँ, हो जाएगी, मेरे ख्याल ठीक से है, 1 मिनट में खत्म हो बिल्कुल। जाएगी ना। ठीक ठीक। तो जब आप कहेंगे तब, अभी आप यदि आप किसी और को आमंत्रित करना चाहें जी। हेलो, हाँ, नहीं नहीं, आप पढ़े, आप पढ़े। हो सकता, अच्छा अच्छा जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ। ये एक्चुअल में उस समय की बात है जिस समय अपने को बहुत ज्यादा प्रदूषण अपने चारों ओर फैला हुआ था, वैसे 2-3 साल पहले। अभी तो कोरोना काल के कारण चूंकि बहुत ज्यादा जो प्रदूषण था उसमें कमी आई है, और अब अपने को पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है, कई चीजें हैं। तो ये जब पहले कभी भी जब मैं अपने आसपास का वातावरण देखती थी, उस समय मैंने एक कविता गढ़ी थी, तो उससे मैं सुनाना चाहूंगी प्लीज, है ना। मन बावरे क्यों तड़पे तू हर बार, मन बावरे चिड़ियों का चहकना क्यों छूटा, कलियों का महकना क्यों रूठा, मन बावरे क्यों रोए तू हर बार, मन बावरे भौरों के गुनगुन क्यों सहमी, कोयल की कुहकन क्यों बहकी, मन बावरे क्यों सोचे तू हर बार, मन बावरे रंगत माटी की क्यों फीकी, फितरत इंसान की क्यों झूठी, मन बावरे क्यों तड़पे तू हर बार, मन बावरे क्यों सोचे तू हर बार, मन बावरे। थैंक यू मैडम। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत आभार बांटने के लिए। आई एम ग्लैड हमने उसे सुना। और अनीता जी, आप अपनी कविताएं, और ये सबके लिए है कि आप इस कार्यक्रम में कोई भी हिस्सा ले सकता है, पर हम पहले से प्री सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि एक थीम से आधारित रहता है। तो हम चाहते हैं कि जो हम कविताएं प्रस्तुत करें वो थीम जी से हो जी और प्री जरूर सिलेक्टेड जरूर। कविताएं हो, ताकि क्वालिटी भी मेंटेन रहे, नए लोग पुराने लोग सबका सामंजस्य समन्वय थैंक यू। रहे। तो बहुत बहुत आभार। और अभी हम अनुपमा जी, आपकी एक और कविता सुनना चाहेंगे अगर है तो? एक्चुअली तो अगर मैंने कोई छोटी सी। सोचा नहीं था, लेकिन चूंकि जब अभी ये तू नाच सुनी मैंने तो कुछ दिमाग में आ गया और मैंने कुछ एक ढूंढ निकाली है। अच्छा। लेकिन ये जो थी, ये पूरी बच्चों के लिए एक लिखी है, और इसमें रंगों का एक बड़ा अच्छा सा संयोजन है। एक मैंने पेड़ों को और पेड़ों के रंगों को देखकर, फूलों को, बच्चों के लिए कुछ मन में आया था। तो हाँ। जब नाच वो बोल रहे थे तो ऋतिक जी वहां में कविता ही मैंने ढूंढी तो मिल गई, बाय द वे फेसबुक पे मैंने इसको कभी डाला होगा। तो रंगों का दंगल, रंगों का रंगों दंगल। का दंगल, रंगों का दंगल मचा है जंगल, रंगों का दंगल मचा है जंगल, झुरमुट खिले चांद और तारे, झुरमुट खिले चांद और तारे, लाल चांद है पीली चांदनी, सफेद सूरज नीली धरती पर बिखरे सारे,
कत्थई पेड़ लाल डगालें पीले पत्ते फूट रहे हैं, कोपल कोमल बैगनी गुलाबी रंगों में फूल झूम रहे हैं। चांद गश्त पे सूरज सिपाह सब धरती पर डोल रहे हैं। नजर लगे न देखे कोई इस सुंदरता पे, सब देखो कैसे रीझ रहे हैं। फूलों का गेरू हरा पत्तों का, सब कितने खुश है साथ। रंग है ये रंग है बस, कोई न इनसे खेल करे। इनमें अर्थ डाल डाल कर कोई इन्हें न व्यर्थ करे। रहने दे जंगल जंगल में मंगल, रहने दे जंगल जंगल में मंगल। इनका ना हम उपहास करें, रंगों का दंगल मचा है जंगल। आओ कि हम इस दंगल से प्यार करें, आओ कि हम इस दंगल से प्यार करें। बच्चों के लिए लिखी है, तो ये बच्चों के नहीं, बढ़िया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा ये कार्यक्रम पोएट्री सेंटर सैन होजे द्वारा आयोजित है, और हम इसे अमूमन महीने के तीसरे या चौथे शनिवार को रखते हैं, और हमारी हर महीने की एक नया प्रसंग या नई थीम होती है जिस पर ये कार्यक्रम आधारित होता है। तो आप, अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया है तो आप हमारे को bauchar@gmail.com पर अपना ईमेल भेजते हैं, अपनी कविताएं भेजें। हम कहानियां भी, छोटी कहानियां, लोगों कथाएं भी पढ़ते हैं। और इसके अलावा हमारा जो पेज है बौछार फेसबुक पर, उसको लाइक करें, तो जो भी अगली थीम है आप उसको वहाँ देख सकते हैं और अपना सबमिशन हमें भेज सकते हैं। और कुछ गाइडलाइंस हैं कि किस तरह का सबमिशन हम एक्सेप्ट करते हैं, और वो सब वहाँ पर है। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि जितना मज़ा मुझे इसको कंडक्ट करने में और आपकी कविताएं को सुनने में आया, आशा है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ, उसके बाद अगर आप एक दूसरे से बात या कुछ फीडबैक देना चाहें तो यू आर वेलकम। सो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ऋत्विक, आप ऐड करेंगे कुछ? जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सबका जुड़ने के लिए। और अंशु जी, आपने जो थीम चुना वो बहुत एजुकेशनल था। बहुत लोगों को आई एम श्योर कि ये सारे डिफरेंट टेक्निक्स पोएम्स की, पोएट्री की, डिफरेंट लैंग्वेजेस से शायद पहले मालूम नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छा थीम चुना आपने, और बहुत ही मुझे तो बहुत एजुकेशनल लगा। तो धन्यवाद आपका। थैंक यू ऋत्विक। अब नाच